हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको सिलेबस के मुताबिक और इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑल दी स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फर्दर एडमिशन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो फ्रिक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो उसमें अभी हाल ही में जो गवर्नर का पावर है उसको लेके फिर से फ्रिक्शन आया है। स्पेशली ये जो फ्रिक्शन है हम केरला एंड तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु के जो असेंबली का अभी स्पीच था जिसमें गवर्नर को स्पीच देना था उसको लेके जो पूरा मुद्दा है वो आया है। तो जो गवर्नर है उन्होंने वॉकआउट किया। तो अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो है वो गवर्नर के ऊपर रहती है, गवर्नर का कितना डिस्क्रिशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 176 सब क्लॉज 1 के हिसाब से गवर्नर्स जो एड्रेस होता है, तो जब भी स्टेट असेंबली का आपका जब इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शन, उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनती है तो उस असेंबली में स्पीच देते हैं, पहला स्पीच। देन हर साल जब सेशन आपका शुरू होता है तब स्पीच देते हैं। तो गवर्नर का जो एड्रेस होता है वो पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैबिनेट का होता है, पर्सनल नहीं होता है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट है, चुनी हुई गवर्नमेंट, उन्होंने जो स्पीच बना के दिया उसमें कुछ बातें जो है गवर्नर साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने वॉकआउट किया। तो अभी क्या ये सही था, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो जो गवर्नर है वो बाउंड है टू वर्क एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ना कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट के एजेंट के हिसाब से काम करना है। तो इसमें की आर्ग्यूमेंट एंड जजमेंट अगर देखें तो शमशेर सिंह एक केस आया था, उसमें ये मेंशन किया था कि गवर्नर जो है उनका जो डिस्क्रिशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पॉलिटिकल राइवल नहीं है कि वो सेंटर में रूलिंग पार्टी अलग है, स्टेट में रूलिंग पार्टी अलग है, तो सेंटर की रूलिंग पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको दर्शाएगी, वैसा नहीं कर सकते हैं। वो जो है पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फिर माउथ पीस लॉजिक अगर देखें तो जो गवर्नर है उनको सेंटर का वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है स्टेट का उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर नबम रबिया केस में देखें तो इसमें भी जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर है उसके ऊपर किस तरीके से लिमिटेशन है वो बताई गई है। तो इसमें शमशेर सिंह केस हो या फिर नबम रबिया केस हो, इनको अगर हम मेंशन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो अभी इसमें क्या है, एड एंड एडवाइस के हिसाब से चलना है, किसको? गवर्नर को। तो अभी गवर्नर ने वॉकआउट किया बिकॉज गवर्नर एंड सीएम के बीच में जो आपकी प्रॉब्लम देखी गई। तो फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं, एक जुडिशियल इंटरवेंशन हम इसमें देख सकते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो 1947 से 67 के समय पे नेहरूवियन एरा जब था तो रिलेटिवली काम था सेंटर स्टेट का रिलेशन। क्यों? बिकॉज सेंटर में स्टेट में सेम पार्टी ही रूल करती थी, लेकिन 67 के बाद जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया उसके बाद रीजनल पार्टीज का राइज होने लगा और जो आपकी सेंटर की पार्टी थी उनकी जो आपकी डोमिनेंस थी स्टेट में वो कम होने लगी और फ्रिक्शन बढ़ने लगा। और प्रेजेंट में देखें तो फ्रीक्वेंट वॉकआउट होना, सिलेक्टिव रीडिंग करना, जो लीगल बैटल्स है वो हम देख सकते हैं। और 1947 से पहले अगर देखें तो ये जो गवर्नर का पोस्ट है वो आपका कॉलोनियल हैंगओवर है। तो कॉलोनियल जब रूल थी तो उस समय गवर्नर को एजेंट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था, तो वो टेंडेंसी अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो इसमें अगर मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट देखें तो सोशली देखें तो जो पीपल है उसका ट्रस्ट इरोजन होता है। पॉलिटिकली देखें तो सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, पोलराइजेशन जो है वो बढ़ता है। लीगली देखें तो आर्टिकल 176 जो है उसको आपका जो है फॉलो नहीं किया गया है। एथिकली अगर देखें तो ब्रीच ऑफ ओथ है, क्योंकि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो जब ओथ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए।
फिर वे फॉरवर्ड में देखें तो जो कन्वेंशंस बनी है उसको कोडिफाई किया जाना ज़रूरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ओवरसाइट होना ज़रूरी है, और जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 263 उसको रिवाइटलाइज करना ज़रूरी है। इंटर स्टेट काउंसिल को सिर्फ एक ही बार बनाया गया है इन 1990s। तो इसमें देख सकते हैं आप बाकी आर्टिकल 163 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर है उनको एक्ट करना है एज पर कैबिनेट ही, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। डिस्क्रिशनरी एरिया जो है उनका वो काफ़ी स्पेसिफिक है और काफ़ी लिमिटेड है। तो आर्टिकल 163, 176 ये हमें ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो 176 मैंने ऑलरेडी बताया है कि गवर्नर जो एड्रेस करते हैं वो पॉलिसी ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें 176 ऑलरेडी मैंने बताया, तो ये चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 71 फ्यूजिटिव वांटेड बाय इंडियन लोकेटेड अब्रॉड इन 2024-25 हाईएस्ट इन 12 ईयर्स। तो 71 जो फ्यूजिटिव है, तो फ्यूजिटिव क्या होते हैं? जो भगोड़े होते हैं, जो हमारे देश में क्राइम करते हैं, इकोनॉमिक क्राइम हो या फिर आपके ऑर्गेनाइज क्राइम हो, ये करके ये भाग जाते हैं। तो उनको पकड़ के लाना, ट्रायल करना, जेल में डालना जो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें इसी को लेके अभी क्या है, फ्यूजिटिव को लेके क्या लॉ है हमारे देश में, वो हमें देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्यूजिटिव वांटेड बाय इंडिया एंड लोकेटेड अब्रॉड 71 है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं दूसरे देशों से। फ्यूजिटिव ब्रॉट बैक टू इंडिया, इंडिया में कितनी फ्यूजिटिव को लाया गया है अभी तक? 27 को। फ्यूजिटिव वांटेड बाय अदर कंट्रीज एंड लोकेटेड इन इंडिया, ये नंबर और भी ज़्यादा है, 203, और ये 24-25 का डेटा है। तो अभी इसमें देखते हैं कि जो फ्यूजिटिव है उसकी ट्रेंड जो है और ग्लोबल केसेस जो है वो अगर हम देखें तो बढ़ रही है दिन ब दिन। तो हमारा अभी हाईएस्ट फ्यूजिटिव जो है हम मांग रहे हैं, हाईएस्ट इन 12 ईयर्स। तो अभी ये जो भी फ्यूजिटिव होती है वो हमारे देश में अपराध करके दूसरे देशों में चले जाते हैं, स्पेशली जो यूरोपियन देशों में अगर देखें, इंग्लैंड जैसे देश को वो चुनते हैं। जैसे नीरव मोदी है, इंग्लैंड को चुना है, या फिर आप देख सकते हैं विजय माल्या इंग्लैंड को चुना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी लॉज है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए हम जब उनका रिपैट्रिएशन मांगते हैं, उनको वापस मांगते हैं, तो वो वहाँ के कोर्ट में केस कर देते हैं कि हमें इंडिया नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जेल का कंडीशन हो या फिर फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन का कंडीशन हो अच्छा नहीं है, और इसीलिए क्या होता है, हमारी जो मांग रहती है वो डिनाई हो जाती है। तो अभी जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे देश के जो फ्यूजिटिव है जो डिफरेंट नेशन में गति कर चुके हैं, तो उनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? भाया इंटरपोल का जो चैनल है, और इंटरपोल में इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है? CBI। तो इसमें लोकेटेड 71, रिटर्न 27 ऑलरेडी बताया है, और एक्स्ट्राडिक्टेड मतलब हमने कितना को भेजा है? 25 को। देन ध्यान रखिएगा इंडियाज मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो इसमें अगर देखें इंटरनेशनल टूल को देखें तो इंटरपोल का नोटिस है, रेड नोटिस जारी किया जाता है इन पर्सन्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपकी डिप्लोमेटिक एंड लीगल बेसिस में अगर देखें तो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है हमारी 48 कंट्रीज़ के साथ, और अरेंजमेंट है 12 कंट्रीज़ के साथ। फिर आपका मल्टीलैटरल कन्वेंशंस भी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर इंडिया में अगर देखें तो डोमेस्टिक लॉ का इवोल्यूशन अगर देखें तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962 है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 है, जो मनी लॉन्डर करके भाग जाते हैं। फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में लाया गया, तो ये विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन सभी के वजह से लाया गया है। तो इसमें क्या है, पहले जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है वो भाग जाते थे, उनके एसेट्स हमारे देश में छोड़ के ही। तो अभी उसमें क्या है कि पहले एसेट्स को कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता था इजीली, तो अभी इसके लिए लॉ आ गया है कि उनका कन्विक्शन से पहले ही उनका एसेट जो है वो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है। फिर इसमें और एक है, आप ध्यान रखिएगा, लेटर रोगाटोरी। तो लेटर रोगाटोरी क्या है? जब हमारी देश की जुडिशरी जो है वो रिक्वेस्ट करेगी दूसरे देश की जुडिशरी को, तो उसको कहा गया है इसमें लेटर रोगाटोरी, पूछा जा सकता है जुडिशियल रिक्वेस्ट। गोल क्या है? रूथलेस अप्रोच फॉर रिटर्न एंड जस्टिस। तो जस्टिस के लिए क्या किया जाएगा? इनको रिटर्न लाना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसका नेविगेटिंग ऑब्स्टेकल क्या है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो ऑब्स्टेकल में मैंने ऑलरेडी बताया है कि ह्यूमन राइट डिफेंस का जो एक कंडीशन है कि जहाँ भाग के जाते हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट कंडीशन ठीक होती है, जेल अच्छा होता है, हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो उस बहाना को दे के बच जाते हैं।
ठीक है। फिर एक डुअल क्रिमिनलिटी का भी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि बहुत जगह पे क्या है पॉलिटिकल ऑफेंसेस का क्लेम भी रहता है, तो इसीलिए क्या है दूसरा देश जो है वो नहीं भेजना चाहती है। फिर अगर देखें जो फॉरेन जुडिशियल प्रोसेस है वो भी स्लो है। इस तरीके से हमारे देश में पेंडेंसी है वैसे उधर भी पेंडेंसी है। वे फॉरवर्ड में देखें तो हमें करना क्या है, प्रिजन का स्टैंडर्ड बढ़ाना है। वंस हम प्रिजन का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं तब क्या है जो फ्यूजिटिव्स है उनको हम वापस ला पाएंगे दूसरे देशों से, वो जो बहाना मारते हैं वो नहीं मार पाएंगे। ओके। फिर आपके G20 कंसेंसस का जो डेफिनेशन है उसको हमें इम्प्लाई करना है। फिर लेवरेज करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को फॉर टेस्टिमोनी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया EU विल अपग्रेड टाइज ट्रेड डील स्टिल इन द वर्क्स। तो जो ट्रेड डील है 26 जनवरी को ऑलमोस्ट फाइनलाइज किया जा चुका है, इसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या सही है वो सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अभी इंडिया EU का जो ट्रेड होगा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि इससे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा, एक इकोनॉमिक जो हम इंजन की तरह काम कर पाएंगे। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला जो सामान है वो हो, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन हो, ये सभी प्रोवाइड की जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारा एग्री और डेयरी सेक्टर को नहीं ओपन कर सकते हैं। फिर जो वाइन है उसमें हम बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं। फिर डेटा को लेके हम बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उससे क्या है हमारे जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी वायलेट हो सकती है। फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से देखें तो वो जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाते हैं वो भी सही हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हमारे जो चीज़ों में जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसमें जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें डिफेंस सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन देखें तो इसमें सहूलियत आएंगी क्योंकि दोनों ही हमारा देश और यूरोपियन रीजन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रेमवर्क को साइन कर रहा है। तो इससे इंडो पैसिफिक रीजन में जो है हम सिक्योरिटी को एंश्योर कर पाएंगे और चाइना को बैलेंस कर पाएंगे। और जो पायरेसी होती है सिक्योरिटी या जो पायरेसी होती है सामान की उसको हम रोक पाएंगे। देन आपकी मोबिलिटी एंड जियो पॉलिटिक्स में अगर देखें तो पीपल टू पीपल एक जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा। मोबिलिटी पार्टनरशिप होगी, जैसे स्टूडेंट्स का आवाजाही होना, प्रोफेशनल का आवाजाही होना वो बढ़ेगा। और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी लेवरेज मिलेगा और बेटर हम कनेक्ट कर पाएंगे यूरोप के साथ। और जो सप्लाई चेन का रेजिलियंस है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी डेवलप होगा। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी जायंट्स है जैसे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये हमारे देश में एंटर कर सकेंगी बेटर तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस आर्माडा हेडेड टुवर्ड्स द गल्फ सेज ट्रंप ओवर ईरान। तो अभी यूएस का आर्माडा, ऐसा ट्रंप ने दावा किया है कि वो यूएस आर्माडा मतलब फोर्सेस को, फ्लीट को भेज रही है इन गल्फ रीजन ताकि ईरान को टेकल किया जा सके। तो अभी ध्यान रखिएगा, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप और ये कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो इसमें अभी क्या है, अगर हम यूएस ईरान का पूरा रिश्ता अगर देखें तो 1953 में कूप हुआ था इन ईरान और उसमें क्या है यूएस फ्रेंडली रजीम आ गया था इन ईरान। फिर से रेवोल्यूशन हुआ 1979 में। तब क्या हुआ, जो यूएस फ्रेंडली रजीम था, जो यूएस को कंसेशन रेट पे ऑयल वगैरह देती थी, वो चला गया और आ गया एंटी यूएस गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ, यूएसए ने काफ़ी आपकी एलिगेशंस लगाई ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर रहा है। तभी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को साइन किया गया, एक डील ली गई कि जो भी ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, आपकी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, वो इसके तहत रहेगी, मतलब उसको आपका सर्विलेंस करते रहेंगे बाय दिस JCPO। फिर 2018 में यूएस ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया जब ट्रंप वन रजीम था और मैक्सिमम प्रेशर बनाने लगे जैसे सैंक्शंस लगाना वगैरह वगैरह। और 2020 के बाद हम एस्केलेशंस देख सकते हैं। तो ईरान में भी देखें तो सोशली देखें तो आपकी जो डिफरेंट सैंक्शंस है उसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। पॉलिटिकली देखें तो ईरान में भी हार्ड लाइनर जो है, फिर जो रिफॉर्मिस्ट है, डेमोक्रेटिक प्रेशर जो है वो बना हुआ है। इकोनॉमिकली देखें तो ऑयल प्राइस की वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। एक ग्लोबल रिसेशन का जो प्रॉब्लम है वो ईरान को दबा रहा है क्योंकि ईरान के साथ जैसे सैंक्शंस लगते ही ट्रेड ना होना, इससे ईरान की जो इकोनॉमी है वो चरमरा गई है। और इसमें देखें तो जो डिप्लोमेसी यूज़ कर रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप, उसको कहा गया है कोआर्सिव डिप्लोमेसी।
तो ये कोर्स करना, एसिमेट्रिक वारफेयर को लगाना, ये अगेंस्ट ईरान अगर देखें तो मोटा मोटा सही नहीं है। एक देश को अपने हिसाब से चलने दिया जाना चाहिए। किसी का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा है उसके लिए हम दबा रहे हैं तो वो सही नहीं है। इंडिया का अगर इसमें बैलेंसिंग एक्ट देखें तो इंडिया का सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी हम प्रायोरिटी में रखते हैं ताकि हम अपनी जो एनर्जी है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। फिर गल्फ रीजन में हमारा डायस्पोरा है, उसका सेफ्टी भी हमारा कंसर्न है। फिर ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम ईरान को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ईरान को भी हमें खुश रखना है, यूएसए को भी खुश रखना है, मतलब इसे मिडिल पाथ लेना है। जो हम रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत जो भी कर सकते हैं वो किया जाना ज़रूरी है थ्रू और वाया यूएन एंड यूएन चार्टर। इसीलिए हम अपनी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द एंटीबायोटिक पाइपलाइन इज रनिंग डेंजरसली ड्राई। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक है उसका सर्च हम प्री एंटीबायोटिक एरा 1928 से पहले था। 1928 के बाद एंटीबायोटिक्स आने लगी। फिर पेनिसिलिन जो है वो 1928 में डिस्कवर हुआ। 1940 से 60 में एंटीबायोटिक का एक गोल्डन एज रहा और 1980 से 1990 के बीच हम एक डिस्कवरी का वॉइड देख सकते हैं। और आज के समय पे देखें तो जो भी एंटीबायोटिक्स बनी उसको हम इस तरीके से केयरलेसली इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। तो हम सेल्फ डायग्नोसिस करना, सेल्फ मेडिकेशन करना, जिसकी वजह से क्या है एक साइलेंट पेंडेमिक देखा जा सकता है कि साइलेंटली जो आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है। और एस्टीमेट है कि 2.67 लाख डेथ्स होता है, ओके, 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो अभी ये क्यों हो रहा है कि एक तो आपका इकोनॉमिक मार्केट फेलियर है, लो R&D है और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर एक रेगुलेटरी गैप भी देखी जा सकती है कि जो आपकी ओवर द काउंटर मेडिसिन है उसमें एंटीबायोटिक्स हम बैन है, लेकिन फिर भी क्या है रेगुलेट नहीं किया गया है। इसीलिए लोग क्या है थोड़ा सा सर्दी जुकाम होते ही एंटीबायोटिक लेते हैं और कोर्स भी पूरा नहीं करते हैं। इंटरनेशनली देखें तो एक क्रॉस बॉर्डर थ्रेट भी देखा जाता है ऑफ दिस एंटीबायोटिक। तो अभी ज़रूरी क्या है, हमें एंटीबायोटिक का स्टेवर्डशिप लेना है, रैशनल यूज़ करना ज़रूरी है, R&D को और पुश करना ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना ज़रूरी है और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर देखें तो स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज़ लेसन फॉर कंटेम्पररी इंडिया। तो किस तरीके से नेताजी ने आपके आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्मेशन किया, फिर आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप दी। आज़ाद हिंद फौज गठन तो आपकी जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका गठन तो मोहन सिंह के नेतृत्व में हो गया था, लेकिन इसको जो एकदम बढ़िया लीडरशिप है वो दी गई भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो 23 तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के अवसर पे। तो उसी अवसर पे ये आर्टिकल आया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरीके से इंडिजीनियस लाइन में मिलिट्री को डेवलप किया था, स्ट्रेटजी को डेवलप किया था, हमें उस लाइन पे चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं और हमें जो कॉलोनियल हैंगओवर है उसको छोड़ना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। जैसे स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, किस तरीके से उन्होंने रियलिज्म को देखा था कि उनको पता था कि जो ब्रिटिशर से वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, उनके अगेंस्ट हमें पूरे शक्ति के साथ ऑफेंसिव अटैक्स करने चाहिए और हमें सोवरेन हमारी जो टेरिटोरी है वो हमें प्राप्त करनी चाहिए। और उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कास्ट, रिलीजन, जेंडर इन सभी को साइड में रखते हुए एकजुट करके इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और उसमें वुमेन का इंक्लूजन भी किया था, रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व दिया था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, लक्ष्मी शेरगिल जी ने। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगी। तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को छोड़ के हम इंडियन स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है हमारे खुद का उसको हम अपना सकते हैं। और एकदम पास्ट में देखें तो उसमें हम अगर स्ट्रैटेजिक कल्चर देखें तो अर्थशास्त्र जो है बाय चाणक्य जी वो भी हम ले सकते हैं इसमें। तो इसमें अभी 1944 में ही विजन आ गया था कि इंडिजीनियस आर्मी होनी चाहिए। तो अभी मॉडर्न इंडिया इसीलिए आत्मनिर्भर भारत में ध्यान दे रहा है ताकि हम डिफेंस जो मॉडर्नाइजेशन है उसको कर सके और ऑलरेडी हम इसको अचीव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है इकोस ऑफ गुजरात एज राजस्थान लुक टू ब्रिंग डिस्टर्ब्ड एरिया लॉ। तो अभी गुजरात में ऑलरेडी क्या है एक लॉ है डिस्टर्ब्ड एरिया लॉ। तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया लॉ क्या है
कि जिस जगह पे आपके कम्युनल रायोट्स हुए हैं, तो वैसे जगह पे क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या करती है, अपना जो लैंड है उसको डिस्ट्रेस दामों पे सेल करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि डर एक जो है वो बच जाता है कि इसमें ऑलरेडी कम्युनल राइट हुआ है या फिर इन फ्यूचर फिर से हो सकता है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डिस्ट्रेस सेल ना हो, प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए आपकी क्या है, गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया लॉ लाया गया था। वैसा ही लॉ अभी राजस्थान लाने की सोच रही है, लुक टू ब्रिंग डिस्टर्ब्ड एरिया लॉ। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखिएगा कि डिस्टर्ब्ड एरिया लॉज में अगर हम किसी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो डिस्ट्रेस सेल कर रही है, तो उससे हमें उनको बचाना है। लेकिन जो सेल है वो किसको करेंगी, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को करेंगी, वो चीज़ अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इट मीन्स डायरेक्टली कहे तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिसाइड करता है, तो इससे जो हमारे सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है। तो वही चीज़ इसमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है गुजरात के, उन्होंने इसमें इसको लेके आलोचना की और इसमें आपका ऑर्डर दिया कि जो डीसी है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो गैटोइजेशन है, जो कम्युनल आपकी गैदरिंग्स होती है एक पर्टिकुलर एरिया में कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहेंगे, वो और डेवलप होंगी और उससे क्या है, देश का जो सोशल फैब्रिक है वो खराब होगा। तो वही चीज़ हमें क्या है, बाकी स्टेट में रिपीट नहीं होने देनी है। ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अगर डिसाइड करेंगी कि कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है लैंड को खरीदे बेचे, तो उससे क्या है, देश का सेकुलर फैब्रिक खराब होता है और इससे जो प्लूरलिज्म की आइडेंटिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो ब्रेक होती है। वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।